निजी जीवन में गिलानी चाहे जितना भी बड़ा दल्ला, हत्यारा, नरसंहारक रहा हो, लेकिन मृत्यु के बाद हमें उसे भला बुरा नहीं कहना। Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ DO पॉलिटिक्स की एक वीडियो के ऊपर। सैयद शाह गिलानी डाइज एंड अजीत भारती सेंडिंग हिज कंडोलेंसेस। मैं उतना कश्मीर के पॉलिटिक्स में उतना हूँ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं पॉलिटिक्स में इतना होता तो मैं शायद रिसर्च के लाइन में कभी नहीं होता, क्योंकि मैं ज़्यादा मैं इन सारे चुतियापा पे अपना दिमाग ख़राब करता भी नहीं हूँ, बाय द वे। बट इतना मैं जानता हूँ कि ये जो आदमी दिख रहा है सैयद शाह गिलानी, ये बहुत ही कट्टर, ही इज़ लाइक ए वेरी हाई लेवल एक्सट्रीम बंदा है, हाईएस्ट लेवल, इतना मैं जानता हूँ। बहुत ही हाईएस्ट लेवल एक्सट्रीम एक्सट्रीम मुस्लिम है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप ये मत समझना है कि ये मुस्लिम वो एक नॉर्मल मुस्लिम इंडिया के बराबर होते हैं, नहीं। ये बंदा बहुत एक्सट्रीम है, ये ओवैसी को फेल कर दिया इस बंदे ने, बहुत एक्सट्रीम है। पर लेट्स सी क्या बात हो रही है इसमें। चलो पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। और लेट्स सी कि आखिर क्या बात हो रही है। अच्छा है कि ये बंदा टपक गया, क्योंकि ऐसे लोग अगर देश में रहें और ऐसे मुल्क में रहे, चाहे वो हमारे देश के बाहर ही रहे, कश्मीर में रह जा रहे हैं, पर ये लोग जो है ना कलंक है, ये जहर हैं, ये जल्दी से उठें तो वही बेटर है हमारे लिए। चले पे देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक देना और लाइक करना, क्योंकि मुझे पता है इस पर बहुत सारे कश्मीर के मेरे कुछ भाई होंगे और पाकिस्तान के लोग तो डिसलाइक मारेंगे ही मारेंगे। तो उनको पीछे करने के लिए आप ज़रूर इसे डिसलाइक नहीं, लाइक करना। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस। 3 2 1 गो। बट क्या चुतियापा है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया ला 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 ला। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज एक युग का अंत हो गया है। आज एक पिता, एक शिक्षक, एक डेटा साइंटिस्ट, एक मजहबी प्रचारक, क्रिकेट प्रेमी, पूर्व मामलों के जानकार, हथियार विशेषज्ञ, पत्थर को दिशा देने वाले और हर घर से अफजल निकलेगा कि तकनीक के पुरोधा का असामयिक निधन हो गया। भारत के वामपंथियों के पिता भी वही माने जाते हैं। ओह शिट। विक्की डोनर से पहले वही तो थे जो भारत के तमाम पाकिस्तान परस्त लोगों की अम्मियों के बांझपन को अपने शुक्राणुओं से खत्म किया था। आज छाती पीटने वालों में उनके बेटे बेटियां भले ही घर वाले बापों से अपनी नाक, होठ, आंख या दांत मिला ले, लेकिन अम्मियों को तो पता ही है कि गिलानी साहब का अतुलनीय योगदान क्या रहा है। उम्र ही क्या थी, 92 साल, किया ही क्या था, बस 47,000 लाशें गिरवाई थी। अरे बाप रे। पोटेंशियल की कमी नहीं थी। अभी सक्रिय रहते तो ताला चाबी उनके हाथों में इतनी सलाहियत देते कि रियासत पुदीना पाकिस्तान की सीमाओं को और भी बड़ा कर सकते थे। उम्र ही क्या थी, महज 92 साल। या भी कोई जाने की उम्र होती है। आप सोचिए कि गिलानी साहब भारत और कश्मीर की सरकारों के पैसों पर पलते हुए भी कभी भी अपने कौम और वतन से गद्दारी नहीं की। कहते रहे कि पाकिस्तान उनका देश है और आजादी अबे लेकर। क्या है जाना। गिलानी साहब अलहदा शख्सियत थे, एकदम माय डियर टाइप के। उन्होंने ही अपने प्रयोगशाला में तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा की तकनीक विश्व को दी थी। ये बात और है कि भारतीय सेना ने अफजलों की पूरी फौज ही बर्बाद कर दी। अब अफजल अम्मी के पल्लू में यूट्यूब देखता है, पूछता है कि अम्मी अब निकलूं क्या। अम्मी कहती है बेटे अभी मोदी है, फिर योगी है, तू घर में पेट्रोल बम बनाने की रासायनिक विधि पर ध्यान दे, उसे परफेक्ट कर, जब ताला चाबी की मर्जी होगी तब निकलना। पाकिस्तान के लिए लेटेक्स का गुब्बारा थे गिलानी साहब, वो भी फ्लेवर वाला। फ्लेवर का आनंद भारत के वामपंथियों और उनकी असामयिक मृत्यु पर रुदन करने वाली बेवाओं ने खूब लिया, जो अब उन्हें बेइंतहा मिस कर रहे हैं। कुछ लौंडे भी हैं जो रो रहे हैं। इससे पता चलता है कि गिलानी साहब अपना फ्लेवर लौंडों में भी बांटा करते थे। हृदय अगर विशाल हो तो आप किताब के विरुद्ध भी जा सकते हैं। मुगलों की बच्चाबाजी कला को गिलानी साहब ने खूब आगे बढ़ाया और सामाजिक बंधनों के बाद भी अंधेरे कमरों और मजहबी जगहों पर कोने में ले जाकर
उन्हें भी रसास्वादन करवाया। गिलानी साहब प्राणी मात्र में लिंग के आधार पर भी कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते। आज मैं इतना दुखी हूं कि पार्टी करूंगा शो। आप अगर चाहते हैं कि एक आत्मा को समुचित विदाई दी जाए, जिसमें गीत हो, संगीत हो, चाय कॉफी हो, चखना चखना हो, तो आप भी नीचे के नंबर पे हमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि कर सकते हैं। इतना शोक मैं अकेले बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊंगा। मैं तो यह गाना सुन रहा हूँ कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, फटता नहीं बम कहीं बिना आपके। क्या आप एक काफिर को पार्टी करने देंगे? चुनाव बिल्कुल। मानवाधिकारों के पक्षधर थे गिलानी साहब। स्वतंत्रता की राह में, क्रांति की राह में दाढ़ी सफेद हो गई थी, लेकिन मजाल है कि भारत के खिलाफ जहर की तीव्रता में कोई कमी आई हो। वो टूट गए, पागल लेकिन बहुत हो। झुके नहीं। कोई कह देगा कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, जिस व्यक्ति ने कश्मीर में, मैं कहूंगा कि आप अगला शब्द बिल्कुल मत कहना, यूट्यूब बैन कर देगा। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सारा खेल पर्सपेक्टिव अर्थात दृष्टिकोण और संदर्भों का है। जिनकी किताब में गैर मजहबी व्यक्ति को मानव माना ही नहीं गया, तो फिर उनके अधिकार कैसे होंगे? फिर जो बच गए, जिसमें पत्थरबाज होंगे, आजादी की मांग करने वाले युवक होंगे, तो मानवाधिकार तो उनके ही बचेंगे ना। गिलानी साहब तो उसी के लिए प्रयासरत थे, उनकी ही लड़ाई लड़ रहे थे। खैर छोड़िए, आपको कितना समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे। ओलंपिक खेलों को लेकर काफी उत्सुक रहा करते थे गिलानी साहब। 7-8 साल के बच्चों के हाथों में पत्थर देना, बड़े लड़कों के हाथ में लाठी देना, कुछ युवकों के हाथों में बंदूक पकड़ा देना। विजनरी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। इतने कम संसाधनों में 7-8 साल की उम्र में, कच्ची उम्र से गोला फेंक, तस्तरी फेंक, भाला फेंक से लेकर 10 मीटर एयर राइफल, डबल ट्रैप आदि के लिए तैयार कर रहे थे। वस्तुतः गिलानी साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे भारत ने कभी समझने की कोशिश की ही नहीं। वो तो खेलों के कोच थे। कश्मीर कभी जाइए तो आप पाएंगे कि स्टेडियम या कोचिंग सेंटर तो छोड़िए, सपाट धरती भी बहुत कम है। ओह शिट। ऐसे में बच्चे दौड़ते हुए, रन अप लेकर, डिस्कस थ्रो या शॉटपुट की ट्रेनिंग कैसे करेंगे? सड़कों पर ही तो करेंगे। ऐसे में कुछ लोग सामने आ जाते हैं तो उन्हें हट जाना चाहिए या सर झुकाकर बैठ जाना चाहिए। क्या हम आने वाले ओलंपिक्स में कुछ पदकों के लिए थोड़ा सा बलिदान नहीं दे सकते? सह नहीं सकते थोड़ा सा? आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वामपंथी कहते हैं कि विचार मरते नहीं। आप विचारों की हत्या नहीं कर सकते, सही बात है। इसलिए तो भारतीय सेना ऐसे विचारकों के विचारों को मारने की जगह उन्हें ही हीरो के पास वैचारिक मैथुन हेतु भेज देती। मुझे निजी तौर पर एक पत्रकार होने के नाते तो दुख हुआ ही। ऐसे लोगों के मरने पर पत्रकारों के बाद कई स्कोप होते हैं उनके पास प्रोफाइल करने के लिए। हर पत्रकार गिलानी साहब के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाल सकता है। किसी को उनमें अपना बाप नजर आएगा, किसी को स्कूल का हेडमास्टर, किसी को शतरंज का खिलाड़ी, किसी को खेलों का कोच। कई लोग तो उनके परपोते के 10वीं की परीक्षा के परिणामों का इंतजार करते हैं ताकि उस समय एक खबर बनाई जाए कि गिलानी का परपोता गालिब बड़ा होकर पत्थरों के घनत्व पर शोध करना चाहता है, ताकि कम आकार में ज्यादा भार छुपाए होने वाले पत्थर को जब एक तय वेग से फेंका जाए तो जो त्वरण उत्पन्न होगा उससे कितना प्रभाव पड़ेगा सैनिकों पर। गिलानी साहब ने कभी भी अपने बच्चों को कश्मीर की लड़ाई में शामिल नहीं किया। कोई दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो कोई विदेश में। उनका मानना था कि कोई भी बच्चा अपना या पराया नहीं होता, सब बच्चे उन्हीं के, सब बच्चे आजादी के लिए हैं। लेकिन उनमें से कुछ एक बाहर भी पढ़ने जा सकते हैं और पत्थर या हथियारों की जगह आम भारतीय कट्टरपंथियों की तरह पढ़कर भी तो देश से गद्दारी कर सकते हैं। उन्होंने अपने और दूसरों के बच्चों में कभी अंतर नहीं। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वो जिन बच्चों को अपना कहते हैं वो भी उनके अपने हैं या नहीं। इसलिए हम उन पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने बच्चों को कश्मीर से दूर रखा। क्या पता हलाला टाइप का कुछ हुआ है, कुछ का इन्होंने किया, कुछ ने इनके घर में कर दिया। सब तो आम बातें हैं जिन्हें हमें भी कुछ अधिक पढ़ने की, उसमें ज्यादा घुसने की आवश्यकता है नहीं। मैं यह देखकर भी क्षुब्ध हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की तरफ एक जैतून की शाखा नहीं पकड़ाई, ऑलिव ब्रांच। मोदी जी तो दानिश सिद्दीकी जैसे पत्रकार की बंदूक और गोली द्वारा की गई हत्या पर भी एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, तो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्या कश्मीर के लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर मोदी जी ने एक ट्वीट लिख दिया होता? क्या बिगड़ जाता आपका मोदी जी? अरे जो मर गया उसके बारे में 2 शब्द ही कह देते,
कश्मीर घाटी के लोगों को कितना अच्छा लगता कि मोदी जी 5 अगस्त के कार्य के बाद कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए तत्पर हैं और सबसे बात करना चाहते हैं। अमन की आशा और सफेद कबूतरों का भी तो कुछ होना चाहिए। क्या आप धवल कपोत शांति के प्रतीक नहीं रहे? एक ट्वीट आपका धवल कपोत भी बन सकता था मोदी जी, लेकिन भीतर में जो है आपके, वह बताता है कि आपके वश का नहीं है किसी भी क्रांतिकारी के लिए ट्वीट करना। एक समाज के तौर पर हम हार चुके हैं। राम ने भी रावण की मृत्यु के बाद उसे भला बुरा नहीं कहा था। निजी जीवन में गिलानी चाहे जितना भी बड़ा दल्ला, हत्यारा, नरसंहारक रहा हो, लेकिन मृत्यु के बाद हमें उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हमारे संस्कार इसकी इजाजत देते हैं क्या? नहीं देते। यूपी पुलिस के उस कर्मचारी का गीत भी चलन में आ रहा है जिसमें उसने गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी। ला 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 ला। मुझे निजी तौर पर दुख हुआ है, आज रात का भोजन नहीं कर पाऊंगा मैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ऑलराइट, वीडियो ख़त्म हो गई है। जहाँ पे मैंने आई थिंक दियो पॉलिटिक्स की एक और वीडियो मैंने देखी है मेजर गौरव आर्या वैभव के साथ। आई थिंक ये उनका तरीका है पॉलिटिक्स करने का, थोड़ा सा ह्यूमर घुसड़ के ये बेसिकली पॉलिटिकल एंगल को देते हैं। देखो इन्होंने जहाँ पे जितनी बातें कही हैं इसमें कोई गलत बात नहीं कही है। ये इनका नाम आई थिंक क्या है, अरिजीत, आई एम सॉरी मैं नाम भूल गया इनका। पर इन्होंने जो बात कही है वो कोई गलत नहीं कही है इसमें। इसके पीछे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो सैयद शाह गिलानी है, ये मैंने न्यूज़ में सुना है। मैंने एक शायद इंटरव्यू देखा था, पता नहीं इंडिया टीवी या क्या था, उसमें एक बेचारे कश्मीरी पंडित ने उठ के बोला था कि आपके हाथों कितने लोगों, मासूम लोगों का खून का दग रगे हुए हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं इतना जानता हूँ कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का एक्सट्रीम बंदा है। और कितनी अच्छी बात बोली जो कि मैं बोलने वाला था इस वीडियो के एंड में, कि ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, पर ये बाकियों के बच्चों को इन्वॉल्व करके पत्थर फेंकवाना, ये करवाना, वो करवाना। ये कश्मीरियों के हुकूक की बात करते हैं। कश्मीरियों के हुकूक तब कहाँ गए थे जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था, उनके साथ ब्रुटैलिटी की गई थी, उनके खुद के घर से उनको वहाँ से लात मार के निकाल दिया गया था। तब आपके ये हुकूक कहाँ गए थे? तो ये जो हुकूक आपका सिर्फ वन साइडेड है कि मुस्लिम हुकूक, व्हाट अबाउट द एंटायर कश्मीर? दैट इज़ मैं वही है, मैं कहना है कि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे मुंह से गाली निकल जाती है हर बार। आपके आपके हुकूक हमेशा मुस्लिम लोगों को ही फेवर क्यों करते हैं? वाई डज योर हुकूक और योर फेवरेटिज्म डजन लाई विद द पीपल ऑफ द कश्मीर? नहीं नहीं नहीं, योर फेवर विल ओनली बी गोज टू द पीपल हु आर मुस्लिम। क्या यार, ये क्या लॉजिक है आपका? ये इतना ज़्यादा, जैसे कि अब मैं अमेरिका में रहता हूँ, अगर अमेरिका की सरकार ये कह दे कि हम सिर्फ अंग्रेज़ों या गोरों को ही फेवर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, तो बाकी लोग तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए अमेरिका बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस होता है। ये सच बात है कि सैयद शाह गिलानी ने काफ़ी ओपनली इंडिया के पैसों पे पल के इंडिया के ही लोगों के बहुत अगेंस्ट बोला। पता नहीं सरकार ने आज तक इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, पर ऑलरेडी ऊपर वाले ने एक्शन ले लिया। चच्चा जो है अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर इनके जैसे और लोग हैं तो अमित शाह, आई एम वेरी श्योर कि वो उनसे ना ईजिली डील कर लेंगे। पर आई थिंक सैयद शाह गिलानी से हम लोग को बहुत पहले डील कर लेना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ सच अ पर्सन, यू नो, ऐसा बंदा, मतलब जहर, मतलब कहते हैं ना हलाहल भी फील कर जाए बहन की यहाँ। लिटरली हलाहल जो है बेसिकली सबसे बड़ा जहर बताया जाता है, पॉइजन बताया जाता है हिंदुज़म कल्चर के अंदर। ये हलाहल से भी ज़्यादा खतरनाक आदमी था। तो वेरी हैप्पी कि दिस गाय इज़ गॉन, he is no more, and if there are other people like him we need to just stop them। and जैसे मैंने पहले बोला है कि इंडिया हैव टू बिकम ऑफेंसिव नॉट डिफेंसिव मोड। बेटा तुम बोलो, हम तुमको पेलते हैं अभी ऊपर से नीचे तक। ये देखो, मुझे हर वो नेता बुरा लगता है, हर वो नेता, जो नेता मुसलमानों की बात करेगा, जो नेता हिंदुओं की बात करेगा, जो नेता बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन की बात करेगा। मुझे ना वैसी पसंद है और ना मुझे वैसे नेता पसंद है जो कि हिंदू को फेवर लेके बात करते हैं। मुझे वैसे नेता पसंद है जो एक कहते हैं कि
देखो आप लोग चाहे जितना जज करो, पर जब केजरीवाल खड़ा होकर बोलता है तो कहता है कि मैं पूरे दिल्ली के लोगों की बात कर रहा हूँ। ना वहाँ पे वो हिंदुओं की बात करता है, ना मुसलमानों की, ना सिखों की, ना क्रिश्चियन की। मोदी जी भी जब बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं सारे हिंदुस्तान के देशवासियों की बात कर रहा हूँ। पर मैं ये बता रहा हूँ, जो कुछ नेता होते हैं जैसे ओवैसी, वो मुस्लिम को फेवर करता है। और कुछ नेता होते हैं जो कट्टर हिंदू को फेवर करते हैं। ये लोग समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट आइडिया अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये आप, मैंने कहा ना कि इतना देर ना हो जाए समझने में कि आपको बहुत पछतावा हो। याद रखना, भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप अपने अंदर क्रोध रखते हो, अग्नि रखते हो, गुस्सा रखते हो, तो आप सामने वाले को तो क्षति पहुंचाते हो, पर आप भी अपने आप को घायल कर रहे होते हो बेसिकली। ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे बिल्कुल ये एग्जाम्पल सेट बैठता है कि जब आप एक्सट्रीम आइडिया रखते हो तो आप उसको तो ख़त्म कर ही दोगे जिसको आप नष्ट करना चाहते हो, पर आप अपने आप को भी नष्ट कर रहे होते हो। आपने बहुत सारे नेताओं की, जैसे कि बहुत सारे हिंदू नेताओं के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे कि लड़कियों को जीन्स पहनना अलाउड नहीं करना चाहिए, जीन्स कोई तरीका है पहनने का। बाबा रामदेव ने कहा एक बार, बाबा रामदेव ने एक बार शायद पता नहीं कौन सी वीडियो में कह दिया था कि जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं उनको तो मतलब कि जिंदा जला देना चाहिए, पता नहीं क्या कर देना चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। मैं वही कहता हूँ आपसे कि एक्सट्रीमिस्ट लोग किसी भी रिलीजन के हों, उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। देखो हिंदुइज्म अलग है, और जो लोग हिंदू आइडियोलॉजी के नाम पे गलत चीज़ें करते हैं वो लोग अलग हैं। ये दो अलग चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं हिंदुइज्म को फेवर करता हूँ। जो हिंदू आइडियोलॉजी को लेके हार्म करते हैं, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मैं उनको फेवर नहीं करता। जैसे कि अभी दिल्ली में राइट हुआ था, तो दिल्ली में हिंदू लोगों ने भी अटैक करा, मुसलमान लोगों ने भी अटैक करा, तो अटैक दोनों से घमासान हुआ। तो आपका ये कहना है कि उनकी गलती थी, आपका कहना है कि नहीं नहीं, गलती दोनों साइड से थी, और दोनों में ही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग लड़ रहे थे। और यहाँ पे पिस कौन रहा था? आप एक बात बताओ, कौन पिस रहा था? यहाँ पे एक आम नागरिक पिस रहा था, जिसको कोई मतलब नहीं है, जो सुबह उठता है, काम पे जाता है, खाता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। यहाँ पे ये लोग पिस रहे थे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो धर्म के जो प्रचारित लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, ये दूसरों के बच्चों को प्रवोक करते हैं, उनको लड़वाते हैं, उनसे आम लोगों का हार्म होता है और अपनी राजनीति चमकाते हैं। ये जिस दिन हमारे देश के लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जो ये डर्टी पॉलिटिक्स चलती है, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे ख़त्म हो जाएगी।